हेलो नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। इससे जो पहले की वीडियो उसमें हम पढ़ चुके हैं। देखिए, अवतल लेंस किसे कहते हैं, यानी इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। पहला एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। देखिए, अवतल लेंस हम पहले पढ़ेंगे। अवतल लेंस यानी अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, जो क्या होता है कि बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये कैसा होता है? अवतल लेंस। देखो, इस प्रकार के लेंस बीच में से पतले तथा किनारे से मोटे होते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। इसे आप ध्यान रखें। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस आपतित किरणों को बाहर की ओर मोड़ देता है, अर्थात अपसरित कर देता है। यानी ये जो लेंस होता है अवतल लेंस, इस पर अगर किरणें आती हैं प्रकाश की, तो ये क्या करता है? ये किरणों को बिखेर देता है इस प्रकार से। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, अवतल लेंस को। देखो, इसकी विशेषता क्या है या इसके गुण। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु यानी बिंब के साइज से छोटा होता है। यहाँ बिंब यानी वस्तु। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के साइज से छोटा होता है। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जो अवतल लेंस है उसका प्रयोग होता है जैसे दूरदृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं उत्तल लेंस की। तो जो उत्तल लेंस होता है इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ये क्या होता है कि बीच में मोटा और इस प्रकार का होता है। ठीक है, उत्तल लेंस। ये बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। इस पे जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये क्या करता है? ये किरणों को इकट्ठा कर जाता है, यानी इस तरह से। देखो, उत्तल लेंस, इस प्रकार के लेंस किनारे से पतले तथा बीच में मोटे होते हैं। बीच से कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इन्हें क्या लेंस कहते हैं? अभिसारी। और अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को। और अभिसारी उत्तल लेंस को। ठीक है, ये लेंस आपतित प्रकाश को अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, अर्थात अभिसरित कर देते हैं। यानी ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देते हैं, अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। गुण, इसके गुण क्या हैं? इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। जब वस्तु यानी बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है, इसलिए इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस? आवर्धक लेंस भी कहते हैं। पानी की बूंद उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। इसको आप ध्यान रखें। आपसे पूछा जाता है कि पानी की बूंद किस लेंस की भांति कार्य करती है, तो पानी की बूंद उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। पानी की बूंद का गोलीय आकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो पानी की बूंद किस लिए गोल होती है? वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है उत्तल लेंस का?
इसका उपयोग दूरदर्शियों में यानी टेलीस्कोप में, फोटोकॉपी मशीन, प्रोजेक्टरों, सूक्ष्म दर्शियों यानी माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस, कैमरों इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। आगे, किसी बिंब यानी वस्तु का वर्धित प्रतिबिंब पाने के लिए अवतल दर्पण तथा लेंस का प्रयोग करते हैं। किसी बिंब का, किसी वस्तु का वर्धित प्रतिबिंब पाने के लिए अवतल दर्पण तथा लेंस का प्रयोग करते हैं। इससे बना प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। प्रतिबिंब उल्टा और कैसा होता है? प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब छोटा तथा फोकस पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा, और अनंत पर है तो वस्तु छोटा प्रतिबिंब। आगे पढ़ेंगे यानी ये हमने वही टॉपिक उठाए हैं जो सीटेट में पेपर 2 में पूछे जाते हैं। आगे बात करें सूची छिद्र कैमरा। इसके द्वारा सूर्य के तीव्र प्रकाश में गतिमान वाहनों तथा व्यक्तियों को देखा जाता है। इसके द्वारा सूर्य के तीव्र प्रकाश में गतिमान वाहनों तथा व्यक्तियों को देखा जाता है। इस कैमरे में दूर की रंगीन वस्तु का प्रतिबिंब सदैव उल्टा, वास्तविक तथा छोटा होता है। प्रतिबिंब का रंग बिंब के यानी वस्तु के रंग का होता है। प्रतिबिंब का रंग कैसे, किस रंग का होता है? वस्तु के रंग का होता है। आगे, सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय इस कैमरे द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब देखने पर सूर्य का एक भाग धीरे धीरे काला दिखाई देता है। ठीक है, यानी सूर्य ग्रहण के समय इसी कैमरे का प्रयोग किया जाता है। छाया प्रयोग किया जाता है, दिखाई देता है। छायाओं का बनना, छायाओं का बनना, सूची छिद्र, प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। रेखा कैसे, किस रेखा में गमन करे? नहीं, सरल रेखा में चले प्रकाश, तभी ये सब संभव है। आगे बात करते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है क्योंकि यह 7 रंगों से मिलकर बना है। क्योंकि यह 7 रंगों से मिलकर बना है। दर्पण तथा जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं। कौन कौन? दर्पण और जल। दर्पण और जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं जो प्रकाश को इसके रंगों में विभाजित कर देते हैं। जो प्रकाश को इसके रंगों में विभाजित कर देते हैं। आगे, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है क्योंकि यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दर्पण तथा जल संयुक्त रूप से प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं जो प्रकाश को इसके 7 रंगों में विभाजित कर देते हैं। ये रिपीट हो गया। प्रकाश का, आगे ये ध्यान रखें कि प्रकाश का अपने रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? विक्षेपण। प्रकाश का अपने रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। ठीक, प्रकाश का अपने रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। आगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश सूक्ष्म कणों से टकराकर, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में प्रसारित होता है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में प्रसारित होता है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। किसी रंग का प्रकीर्णन, किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य,
किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यानी किसी रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, उस रंग की तरंगदैर्घ्य पर। किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, इस बात को, पॉइंट को आप ध्यान रखें। यानी जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? सबसे कम। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, यानी वो रंग उतना ही ज़्यादा फैलता है। जैसे बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो इसका मतलब उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। ठीक, यानी बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो कैसी होती है? सबसे कम। तरंगदैर्घ्य कम होती है। ठीक, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की होती है। अतः उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी जो लाल रंग है वो कम फैलता है। इसलिए खतरे के संकेत के रूप में, इसलिए खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है, कम फैलता है, तो वो दूर से दिखाई देने लगता है। जैसे आप देखेंगे कि जो रेल के वगैरह जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के रखे जाते हैं, उसका कारण ये है कि वो लाल रंग दूर से दिखाई दे जाए, क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग प्रकीर्णित कम होता है, यानी कम फैलता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन उदाहरण जैसे स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। स्वच्छ आकाश यानी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है क्योंकि उसकी नीले रंग की प्रकाश तरंगदैर्घ्य कम होती है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आगे, उगते उगते एवं डूबते समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल, आप यहाँ लाल लिख सकते हैं, रक्ताभ या लाल दिखाई देता है। उगते एवं डूबते समय सूर्य रक्ताभ या लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है, ताकि अन्य बाकी अन्य कणों का प्रकीर्णन हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले हो चुका होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दोपहर के समय दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि कम दूरी के कारण नीले और अन्य रंगों का थोड़ा ही भाग प्रकीर्णित हो पाता होता है। यानी इसका कारण है कि दोपहर के समय क्या होता है? सूर्य हमारे ऊपर होता है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाती हैं और वो उसमें ज़्यादा प्रकीर्णित नहीं हो पाता है। तो जो सभी रंगों का मिश्रण है वो कैसा है? श्वेत है। ठीक है, तो सभी जो रंग हैं वो सभी रंगों का मिश्रण श्वेत है, तो इसलिए प्रकाश दोपहर के समय हमें श्वेत प्रतीत होता है। आगे, अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई, क्योंकि वायुमंडल के अभाव के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। वायुमंडल के अभाव के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। आगे, समुद्र का पानी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव, ये क्या है? देखो, जब कोलाइडी कण यानी सूक्ष्म कण जैसे धुआं, जल के सूक्ष्म कण, धूल के निलंबित कण एवं वायु के अणु प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण इसके क्या हैं? इसके उदाहरण हैं, जब प्रकाश का पुंज एक छोटे से छिद्र से कमरे में प्रवेश करता है तब यह दिखाई देता है। जब प्रकाश का पुंज एक छोटे से छिद्र
छिद्र से कमरे में प्रवेश करता है तब यह प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण किरणें घने जंगल से गुजरती हैं तब यह प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव आपको कब दिखाई देता है? जैसे जयप्रकाश का किरण पुंज एक छोटे से छिद्र से कमरे में प्रवेश करता है तब यह दिखाई देता है, और जब प्रकाश की किरणें घने जंगल से गुजरती हैं तब यह प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम इससे आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।